नमस्कार। हमने यहीं से स्टॉप कर दिया था पहली वीडियो, तो हम यहीं स्टार्ट करते हैं। उपजाति में विभाग। उपजाति के विभिन्न इकाइयों की उपस्थिति स्थानीय शब्दों के प्रत्येक नए प्रयोग से स्पष्ट होती है। उपजाति की विभिन्न इकाइयों की उपस्थिति स्थानीय शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होती है। लुई दोमा ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के अपने अध्ययन में बताया कि इस क्षेत्र के सरजुपारे ब्राह्मणों को 3 उपजातियां 3 वंशों में विभाजित है, जिनकी उपस्थिति एक स्टेटस मतलब क्रम में समझी जाती है। इनमें लड़कियों का विवाह हमेशा नीचे से ऊपर की वंश में निश्चित किया जाता है। इसका अर्थ है कि लड़की हमेशा उस परिवार को दी जाती है जो उसके अपने वंश से ऊंचा होता है। इस संदर्भ में उत्तर भारत में लोकप्रिय कहावत का उल्लेख भी किया जा सकता है कि बेल हमेशा ऊपर ही चढ़नी चाहिए, उसे कभी नीचे की ओर नहीं जाने दे सकते कि बेल हमेशा ऊपर ही चढ़नी चाहिए, कभी उसे नीचे की ओर जाने नहीं देना चाहिए। यही बात है कि एक दूसरी उत्तर भारतीय कहावत से भी व्यक्त होती है कि पाँव पूंछ के लड़की नहीं ले जाएंगे। अर्थात एक बार जब हमने विवाह का मंडप में दूल्हे का पैर धोया है तो उसके परिवार से हम लड़की नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि हम उस पक्ष को अपना पैर धोने दें या संबंधों के विपरीत उल्टाओं को स्वीकृति दें कि एक हमने पैर धोया तो वो हमारा उल्टा ना करें। इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है उत्तर की तरफ। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में विवाह व्यवस्था श्रेणीबद्ध संबंधों का पालन करती है, जो वधू पक्ष और वर पक्ष के बीच होता है। इसके अनुसार वधू पक्ष से वर पक्ष सदा ऊंचा माना जाता है, जो उत्तर भारत का मानना है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर भारत में विवाह के नकारात्मक नियमों के संदर्भ में उपयुक्त विवरण से इस नियम का पता चल सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की बहन मतलब बुआ की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। इस चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि जिसमें उल्ट विवाह नहीं कर सकते। अगर हमने खुद की लड़की का विवाह किया है किसी वंश में, तो हम उसकी लड़की का उससे विवाह नहीं कर सकते उल्टा करके, मतलब उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा कि हमने किया तो वो भी करें। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें चित्र में यही बताया गया है, इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है इसमें। आगे पढ़ते हैं। इसमें भी यही कहा गया है, तो नेक्स्ट में आ जाते हैं क्योंकि उसमें सारा उसके बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। जो रिश्ते विवाह के द्वारा बनते हैं उनको नातेदार कहा जाता है, और उनके बीच जो उपहारों का जो औपचारिक होता है कि हाँ इतना देना चाहिए, नहीं इतना देना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए विवाह के उपरांत, तो वही बात इसमें कही गई है। तो आगे पढ़ते हैं। हमने अभी आदान प्रदान की चर्चा की। आइए देखें उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान के अध्ययन से नातेदारी को समझने में क्या सहायता मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे अवसर आते हैं जब उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान होता है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के नातेदारों के बीच नियम व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। आमतौर पर वर पक्ष की तुलना में वधू पक्ष अपनी नियम परिस्थिति के अनुकूल नियम व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। आमतौर पर वर पक्ष की तुलना में वधू पक्ष अपनी नियम परिस्थिति के अनुकूल विवाह के दौरान उपहार देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और बहुत सारे उपहार देता रहता है, मतलब वधू पक्ष की ओर से। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उपहार देना तथा लेना एक सुस्पष्ट सामाजिक गतिविधि है जो नातेदारी के ताने बाने को मजबूत करती है। आइए इस तरह के व्यवहार के हम 2 उदाहरण लें। पहला है एमिल दुमो ने बतलाया है कि माँ के भाई मतलब सहोदर नातेदार, माँ के भाई और पत्नी के भाई जो वैवाहिक संबंध द्वारा होते हैं, पत्नी के वैवाहिक कि एक जैसे ही औपचारिक प्रक्रिया होते हैं, मतलब एक जैसे ही कार्य होते हैं। पत्नी का भाई मतलब साला कुछ वर्षों के बाद बच्चों का मामा हो जाता है, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एसी मेयर
ने मालवा के गांव में नातेदारी के अध्ययन में उल्लेख किया कि व्यक्ति के मामा द्वारा दिए गए सभी उपहार ममेरे उपहार कहलाते हैं। मामा द्वारा दिए जाने वाले उपहारों के विपरीत अपने पिता वंश द्वारा दिए गए उपहार बान कहलाते हैं, जो पिता वंश से देता है। दूसरी ओर बान शब्द का प्रयोग उस उपहार के लिए भी होता है जिसे अन्य रिश्तेदार जैसे वर की बहन का पति मतलब जीजा, वर की पत्नी के भाई मतलब वर का साला को देता है। इससे पता चलता है कि उपहारों के आदान प्रदान की गिनती में वर का जीजा और पिछली पीढ़ी के संदर्भ में फूफा को वर के साले के समक्ष पितावंश का अंग ही समझा जाता है, मतलब इनको उपहार दिया जाता है। समाजशास्त्री शब्दावली में इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम वर की बहन के पति को अपने पिता की बहन के पति मतलब फूफा को वर का पक्ष कहें। दूसरी ओर हम वर की पत्नी के भाई अथवा वर की माँ के भाई, वर के लड़का का मतलब लड़के की माँ के भाई को वधू पक्ष पुकारें। अब यदि एक के परिवार वाले और एक के मतलब उसमें डेफिनेशन दे रखा है शब्दों के माध्यम से ए बी, इसी चीज़ में कहा गया। इसमें ये बात की किसको उपहार दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। तो आगे हम इसमें आप यही कह सकते हैं कि किसको उपहार दे सकते हैं। तो इसमें ये कह देना आप अगर आ जाए कि जो वर पक्ष है चाहे वो बुआ जो बुआ है उनको फूफा को देना होता है और अगर बहन है तो जीजा को देना होता है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विवाह के समय औपचारिक उपहार देने के उदाहरण से हमने दोनों के द्वारा दिए गए एक उदाहरण शामिल है। इन्होंने पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में मातृक संस्कार समाप्ति पर उपहार प्रदान करने के संदर्भ में वधू पक्ष और वर पक्ष के बीच उपरोक्त प्रकार के भेद को दिखाया है। यहाँ पर मुख्य विलापकार आमतौर पर मृतक का पुत्र होता है या उसके सगा नातेदार होते हैं। मुख्य विलापकर्ता के सिर पर पगड़ी बांधने की रस्म उस घनिष्ठ संबंधी द्वारा की जाती है जिसे उस परिवार से वधू ले जा चुका हो। दूसरे शब्दों में ये पगड़ी विशेष रूप से बहन के पति मतलब जीजा अपने पिता की बहन के पति मतलब फूफा द्वारा बांधी जाती है। फिर इसके पश्चात शायादान नामक संस्कार के लिए बहन के पति मतलब जीजा अथवा पिता की बहन मतलब फूफा को ये उपहार देने के लिए कहा जाता है। इस संस्कार से वर पक्ष को उच्च स्तर का पता चलता है। पुरोहित उन लोगों से क्षमा लेने के लिए कहते हैं जिन्होंने इस परिवार से लड़की ली है। इस तरह दो प्रकार के संबंधियों में वर पक्ष के संबंधियों को वधू पक्ष के संबंधियों पर वीरता दी जाती है, मतलब ऊंचा माना जाता है वर पक्ष को ज़्यादा वधू के अलावा। अनुलोम विवाह की स्थिति में वर पक्ष वधू पक्ष से ऊंचा होता है। इसलिए किसी औपचारिक उपहार प्रदान करते समय वर पक्ष उपहार प्राप्त करने वाला होता है जबकि वधू पक्ष उपहार देने वाला होता है। उड़ीसा में F.G. बेली द्वारा रामपुर में ऑस्कर लेविस द्वारा किए गए मतलब इन्होंने अध्ययन किया है अंग्रेजों ने, तो उसकी वैवाहिक नातेदारी और माँ की तरफ के रिश्तेदार से दिए जाने वाले उपहारों के प्रवाह का उल्लेख किया गया है। L.C. मेयर के अनुसार सहोदर नातेदारों और वैवाहिक नातेदारों द्वारा दिए गए उपहारों की प्रक्रिया एक जैसे हैं, अर्थात वर पक्ष के स्तर को बढ़ाना। समाजशास्त्री शब्दावली में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की उपहारों के आदान प्रदान से उत्तर भारत में अनुलोम विवाह के स्वरूप का पता चलता है, मतलब अपने से ऊंची जाति में विवाह करना, इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। दूसरे अर्थों में लड़की को हमेशा उस समूह में दिया जाता है जिसका स्तर ऊंचा हो और वधू पक्ष के परिवारों से दिए जाने वाले उपहारों को एक तरफा प्रवाह से ये अंतर हमेशा बना रहता है। इससे उत्तर भारत में नातेदारी के संबंधों के स्वरूप का पता चलता है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। इसमें सब क्वेश्चंस हैं। नातेदारी शब्दावली के अध्ययन का क्या महत्व है, जिसमें पढ़ा कि शब्दावली से ही पहचाना जा सकता है
और ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला पार्ट हम ये करेंगे, ये नातेदारी सैकिंग। इसमें ही बताया गया है कि दक्षिण की तरफ कैसे होती है नातेदारी। तो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू और लाइक ज़रूर कीजिएगा।